गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में और भी आगे जाने वाले हैं। देखते दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सब सारी प्रोसेस को समझ लिया। अब हम उसके अंदर डीप में जाने वाले हैं। याद करो, थर्मोडायनेमिक्स के 3 बेहतरीन लॉ है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ। उसके साथ साथ हमें समझना पड़ेगा कि सर रियल लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन कहां पे यूज हो रही है। हमारे घर के अंदर जो रेफ्रिजरेटर है या फिर एसी है, हीट पंप है, वहां पे हम लोग कैसे इसका कंसेप्ट यूज करेंगे। देखते दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चीज है। फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया है जो याद रखना है आपको एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल के लिए। देखते हैं पहली बात, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ समझना है दोस्तों, तो मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि आप ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ कि आपके पास ऐसे आइस क्यूब है, ये छोटे छोटे आइस क्यूब, इसको मैं बोलूं सिस्टम है। इसके साथ मैंने यहां पे हॉट टी रख दी है, ये मेरी हॉट टी, इसको हम बोलते हैं सिस्टम बी। अब ये हमारी सराउंडिंग सिस्टम, यानी ये हो गई सिस्टम 3। अब समझना, जो मैं बोलने वाला हूं अगर माइंड में क्लियर हो गया तो आपको ये स्टेटमेंट भी अच्छी तरह से आ जाएगा। स्टेटमेंट क्या है मेरे दोस्तों, अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। तो सर ये तो मैथ्स वालों ने बोल दिया था कि अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नया नहीं है। अगर A इज इक्वल टू सी है, B इज इक्वल टू सी है, तो हम A इज इक्वल टू B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका जीरोथ लॉ परफेक्टली समझ में आ गया। इफ टू सिस्टम इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, दो सिस्टम है, अगर वो तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, दो सिस्टम है, अगर वो तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, जिसे हम जीरोथ लॉ बोलते हैं। सर परफेक्टली समझ में आ गया। सर ये फर्स्ट लॉ जो सबसे ज्यादा एमसीक्यू और न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट दे रहे हो, वो हीट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। आपने जो हीट दी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक उसके इंटरनल एनर्जी यानी यू एंड उसका वर्क डन यानी डब्ल्यू। तो देखो, हमने तीनों के बारे में बोल दिया। दोस्तों मैं यहां पे आपको 2-3 चीज याद रखवाना चाहता हूं। एक वर्क डन यानी पीवी, सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ज्यादातर पी डेल्टा वी वाला कंसेप्ट होगा। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ज्यादातर पी डेल्टा वी वाला कंसेप्ट होगा। अगर हम गैसियस में जा रहे हैं तो आप सब जानते हो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, सो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। तो हो सकता है इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा भी अप्लाई हो सकता है। मैंने इसलिए आपको ऐसा सिखाया कि जैसा डेटा दिया होगा वैसा हमें काम करना पड़ेगा। सर वर्क डन की बात डन, उसके बाद दोस्तों डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ आर टी बाई 2 था, तो उसके हिसाब से एफ आर डेल्टा टी बाई 2 होगा। सर दोनों चीज अगर आपके माइंड में परफेक्ट है तो उसके हिसाब से हमें अलग अलग प्रोसेस के अंदर कैसे वर्क आएगा वो भी समझना पड़ेगा। पहली बात, अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसका वर्क का फॉर्मूला म्यू आर टी एल है, लास्ट वॉल्यूम डिवाइड बाय फर्स्ट वॉल्यूम। दोस्तों टी कांस्टेंट है इसलिए T1 T2 नहीं होगा। याद तो दोस्तों इसके अंदर बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा था, तो बॉयल्स लॉ का मतलब P1 V1 इज इक्वल टू V2 V2। उसके हिसाब से मैंने V2 का P1 में कन्वर्ट कर दिया। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हो तो उसको आइसोबारिक सिस्टम बोलेंगे, उसको P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। आइसोकोरिक या फिर आइसोचोरिक जो आप बोल रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करने वाले हो, तो प्लीज रिमेंबर कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क जीरो होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क जीरो होगा, यानी जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पूरा चैप्टर जिस पे है वो है मोस्ट प्रोबेबली एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर गामा इन्वॉल्व होता है, तो W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, या फिर म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू आपको नहीं बोले तो 1.4 आप न्यूमेरिकल के लिए ले सकते हैं। सर डन। अब याद करो 13 चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, ये तो थोड़ी बहुत डेफिनेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वो हीट ट्रांसफर करेगा, इसका मतलब चेंज इन हीट डिवाइड बाय टाइम। उसका यूनिट भी आप जानते हो जूल पर केल्विन, उसका mLT आपको मैंने लिखा था m1L2T माइनस 2 केल्विन का K माइनस 1। दोस्तों उसके अंदर मैंने बोला था ये नॉर्मल बात हुई, अगर इसके अंदर स्पेसिफिक हीट बोल रहे हो उसको आप स्मॉल s लिखो तो S पर m, यानी स्पेसिफिक हीट मतलब आपको हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास करना पड़ेगा, यानी आपको यही फॉर्मूला डेल्टा Q m डेल्टा T। दोस्तों न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला आ गया, डेल्टा Q इज इक्वल टू m s डेल्टा T। आप उसको s भी लिख सकते हो, अगर कई जगह पे c सिंबल दिया है तो आप इसको m c डेल्टा T भी लिख सकते हो। अगर ये सॉलिड की जगह गैसियस फॉर्म में चले गए और पर्टिकुलर 1 kg की जगह 1 मोल पे काम करना है दोस्तों, 1 मोल पे काम करना है, 1 म्यू पे काम करना है, तो मोल के लिए दोस्तों कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। आपको याद होगा कि हमारे पास कोई गैसियस फॉर्म है, उसका टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से, याद रखना दोस्तों 4.5 डिग्री सेल्सियस से हम लोग 15.5 डिग्री सेल्सियस चेंज कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर में 1 सेल्सियस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करना है, तो वो हो जाएगा CV। अगर वो चीज कांस्टेंट प्रेशर पे काम करना है तो वो हो जाएगा CV। अब इन दोनों का भी बेहतरीन फॉर्मूला जो मैं लगातार MCQs और न्यूमेरिकल में आता रहेगा, वो है Cp माइनस CV इज इक्वल टू R एंड दोस्तों Cp बाय CV इज इक्वल टू गामा। सर दोनों चीज परफेक्ट हो गई। क्या बोला था? एप्लीकेशन। यस माय डियर, इसके हिसाब से हमने हीट पंप बनाए, रेफ्रिजरेटर बनाए, हीट इंजन बनाए, तो उसके अंदर हमें उसकी एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी बाइक, आपकी स्कूटी कितना एवरेज देती है। आप बोलते हो सर 60, 40, 55, 80, जो एवरेज बोलते हो वो उसकी एफिशिएंसी होती है। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइड बाय हीट, वो कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 यानी सोर्स से कितनी हीट ले रहा है, Q2 वो कितनी हीट रिलीज कर रहा है वो देखा जाएगा। तो उसका फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू Q1 वैसा का वैसा, W की जगह Q2 माइनस Q1, यानी जितनी हीट उसको मिलेगी उसमें वो कितना रिलीज करेगा, यानी टोटल कितनी हीट, फाइनल कितनी हीट, नेट कितनी हीट यूज हुई वो लिखेंगे। अगर हमने ईटा को सेपरेट, थीटा को सेपरेट डिवाइड कर दिया तो दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। दोस्तों सोचो ईटा की वैल्यू वो अगर 1 हो रही है, कब 1 होगी, जब Q2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्पेशल केस, अगर Q2 0 हो गया तो ईटा 1, और आप सब जानते हो Q2 0 नहीं होता, इसका मतलब ईटा की वैल्यू वो हमेशा 1 से छोटी होगी। यानी कोई भी डिवाइस, कोई भी हमारा जो डिवाइस है, हमारा जो एप्लीकेशन है, वो 100% एफिशिएंसी वाला नहीं होगा। सर ये बात हुई हमारे हीट पंप की, हीट इंजन की। अब कूलिंग की बात कर रहे हैं, यानी रेफ्रिजरेटर की बात करोगे तो यहाँ पे हम नहीं जानते 5 स्टार 3 स्टार वैसा एसी, यानी उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो ऊपर Q2 वैसा का वैसा Q1 माइनस Q2। याद रखना दोस्तों कि अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, बट अल्फा की वैल्यू कभी इंफिनिटिव नहीं होगी। अब दोस्तों इंफिनिटिव कब हो सकती है, अगर जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई उतनी ही रिलीज कर दी तो उसका परफॉर्मेंस इंफिनिटी हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। सर डन, ये पहली हमारी हीट इंजन डन।
दूसरी रेफ्रिजरेटर गन, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्नोट नाम के छोटे से साइंटिस्ट ने हमारी बाइक, एक्टिवा, स्कूटी जो कुछ भी बन रहा है वो कार्नोट नाम के साइंटिस्ट की देन है, इसलिए उसको कार्नोट एनर्जी बोलते हैं। थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस। दोस्तों T2 का मतलब बहुत कम टेम्परेचर होगा, T1 का मतलब जितनी इनिशियल बेस पे टेम्परेचर होगा, यानी ये T1 है वो सोर्स वाला होगा, जो हम सोर्स की बात करें उसका, और T2 है वो रिलीज यानी सिंक वाला होगा। दोस्तों इसके हिसाब से ही सेकंड लॉ बना। सेकंड लॉ में कुछ नई बात नहीं की, पर इन्होंने ऐसा बोल दिया कि ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, रिपीट, ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है कि जो उसका जितना भी हीट एब्जॉर्ब करे उतना टोटल वर्क हो जाए। ऐसी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है कि वो जितनी हीट प्रोसेस में ले रहा है उतना ही वो वर्क कर लेगा, सीधी सी बात है, नहीं। दूसरा क्लॉसियस ने भी यही बोला, ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है कि जहां पे हीट ट्रांसफर कूलिंग से हॉट तक हो। याद करो, आपको पता है हीट ट्रांसफर कहां से कहां होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी हीट हॉट टू कोल्ड होगी, यस सर, जबकि ये पॉसिबल नहीं। नो प्रोसेस पॉसिबल whose sole result is transfer of heat from colder to hotter object। हीट कहां से कहां, hotter to colder object। दोस्तों ये दोनों चीज बहुत अच्छी से ध्यान से देख लो, पक्का कर लो, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल और सारे स्टेटमेंट्स अच्छे से आते हैं। दोस्तों ध्यान से देख लो और इसको अच्छे से 1-2 बार लिख दो मेरे दोस्तों।